नमस्कार दोस्तों, मार्केट फॉर लाइफ चैनल में आप सबका दिल से बहुत-बहुत स्वागत है। तो दोस्तों जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा ही होगा, आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं दीपक फर्टिलाइजर्स एंड पेट्रोकेमिकल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के बारे में। बिकॉज़ इस कंपनी के बारे में जो है काफ़ी कम इन्फॉर्मेशन इंटरनेट पर अवेलेबल है। तो अगर आप लोगों को इस कंपनी में निवेश करना हो या फिर आप लोग इसमें ट्रेड करते हो, तो आप लोगों को कंपनी के बारे में काफ़ी फंडामेंटल चीज़ें पता नहीं होगी, फिर भी आप लोग इसमें निवेश कर रहे हो। तो यही रीज़न है आज के वीडियो में हम लोग इस कंपनी के बारे में सारा एनालिसिस करने वाले हैं। तो इस वीडियो का एजेंडा कुछ इस तरीके का रहेगा। तो सबसे पहले हम लोग कंपनी के बारे में और कंपनी की हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं। उसके बाद कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज, प्रोडक्ट्स, प्रमोटर्स एंड प्रमोटर होल्डिंग, रिस्क एसोसिएटेड विद द कंपनी और सबसे लास्ट में हम लोग कंपनी के वैल्यूएशंस की बात करते हैं। ये सारा एनालिसिस हम लोग इस वीडियो में करते हैं, तो आप लोग वीडियो को अंत तक देख सकते हो। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों सबसे पहले अगर हम लोग दीपक फर्टिलाइजर्स एंड पेट्रोकेमिकल कॉर्पोरेशन लिमिटेड की बात करते हैं, तो ये जो कंपनी है इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चरल केमिकल सेक्टर में काम करती है। तो इसके जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो काफी सारे इंडस्ट्रीज में यूज होते हैं एज रॉ मटेरियल। बिकॉज हम लोगों को पता है काफी सारे जो इंडस्ट्रीज होती है उसमें काफी ज्यादा केमिकल्स लगते हैं और वो जो केमिकल्स होते हैं वो सारे कंपनी मैन्युफैक्चर नहीं करती है। तो उन कंपनीज को दीपक फर्टिलाइजर्स एंड पेट्रोकेमिकल कॉर्पोरेशन लिमिटेड पर ही डिपेंड रहना पड़ता है। और उसके साथ साथ फर्टिलाइजर जो इंडस्ट्री होती है उसमें सबसे ज्यादा प्रोडक्ट्स दीपक फर्टिलाइजर्स की यूज होते हैं, जो कि हम लोग आने वाले सेक्शन में देखने वाले हैं। तो ये जो कंपनी है 1979 में चिमनलाल मेहता जी ने यहाँ पर फॉर्म की थी और जब ये कंपनी फॉर्म हुई थी तभी एज अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी थी और उसके बाद 1982 में इसका आईपीओ आया था और तब से ये कंपनी पब्लिकली लिस्टेड है। तो अगर देखा जाए तो कंपनी जो है काफी पुरानी है और उसकी लिस्टिंग जो है वो भी काफी पुरानी है। बिकॉज 1982 में कंपनी का आईपीओ आया था और तब से कंपनी यहाँ पर ट्रेड कर रही है। तो यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं ये जो कंपनी है 40 ईयर्स से इंडियन स्टॉक मार्केट में ट्रेड कर रही है। तो इस कंपनी के जो प्रोडक्ट्स है वो आप लोगों ने कई बार यूज किए, पर आप लोगों को पता नहीं है कि आप लोगों ने डायरेक्टली दीपक फर्टिलाइजर्स एंड पेट्रोकेमिकल लिमिटेड के प्रोडक्ट यूज किए। बिकॉज इस कंपनी के जो प्रोडक्ट्स आते हैं वो महाधन के ब्रांड नेम से आते हैं। तो यही रीजन है आप लोगों को पता नहीं होगा कि आप लोगों ने दीपक फर्टिलाइजर्स के प्रोडक्ट यूज किए, बट आप लोगों ने महाधन के प्रोडक्ट्स काफी बार यूज किए होंगे। तो इस कंपनी का जो हेडक्वार्टर है वो महाराष्ट्र के पुणे में और इस कंपनी की दो सब्सिडरीज भी है। उसमें से सबसे पहली है स्मार्ट केम टेक्नोलॉजीज लिमिटेड और इस कंपनी की सेकंड जो सब्सिडरी है वो है दीपक नाइट्रोकेम प्राइवेट लिमिटेड, जो कि ऑस्ट्रेलिया में काम करती है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये कंपनी जो है सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि दुनिया के और कंट्रीज में भी यहाँ काम करती है। तो दोस्तों यहाँ से हम लोगों को एक बात पता चली, कंपनी जो है उसकी हिस्ट्री काफी पुरानी है और इस कंपनी के जो प्रमोटर्स है वो आज भी इस कंपनी में काम करते हैं। तो इससे एक बात पता चलती है प्रमोटर का कंपनी पर काफी ज्यादा ट्रस्ट है और कंपनी के जो प्रमोटर्स है उनको काफी ज्यादा एक्सपीरियंस इस इंडस्ट्री में काम करने का है। तो अगर कभी भी कंपनी में कोई ड्रॉ डाउन आता है तो उसके जो प्रमोटर्स है उनको पता है कि प्रॉब्लम्स को कैसे टैकल करना है और कंपनी को कैसे आगे लेके जाना है। तो ये कंपनी के लिए काफी अच्छी बात हम लोग कह सकते हैं। तो आने वाले सेक्शन में हम लोग बात करते हैं कंपनी के मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज के बारे में। तो अगर हम लोग इस कंपनी के मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज की बात करते हैं तो कंपनी के 4 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज है जो कि इंडिया के कई सारे रीजन्स में फैले हुए हैं। तो कंपनी की जो सबसे पहले मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है वो है श्रीकाकुलम आंध्र प्रदेश में और सेकंड जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है वो है तलोजा रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में, जो कि महाराष्ट्र में आता है। और थर्ड जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है वो है दहेज गुजरात में और फोर्थ है पानीपत हरियाणा में। तो अगर यहाँ पर देखा जाए तो कंपनी की जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज है वो सारे इंडिया में फैली हुई है। तो इससे एक कंपनी को फायदा होता है, अगर किसी रीजन में कोई प्रॉब्लम आता है तो कंपनी का जो प्रोडक्शन है वो अदर रीजन में चलते रहता है, तो उसका कंपनी पर काफी ज्यादा इंपैक्ट नहीं होता है। ये कंपनी के लिए पॉजिटिव बात हम लोग कह सकते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट सेक्शन में हम लोग कंपनी के प्रोडक्ट्स की बात करते हैं, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है। दोस्तों किसी भी कंपनी की सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कंपनी का प्रोडक्ट पोर्टफोलियो। बिकॉज अगर कंपनी का प्रोडक्ट पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई होगा और उसके यूज जो होंगे वो काफी हाई होंगे तो उस कंपनी को ग्रो होने से कोई नहीं रोक सकता है। बिकॉज अगर कंपनी के प्रोडक्ट्स का काफी ज्यादा यूज होता है तो उसकी जो डिमांड होगी काफी ज्यादा हो सकती है और उसके बाद कंपनी के काफी अच्छे रेट से ग्रोथ भी हो सकती है। तो अगर हम लोग इस कंपनी के प्रोडक्ट्स को देखते हैं तो उसमें आता है नाइट्रिक एसिड, लो डेंसिटी प्रिल अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम नाइट्रोसल्फेट जिसको ANPB कहा जाता है, मिथेनॉल, मिथेनॉल बेस्ड रेजिन्स, ड्राई आइस, आइसोप्रोपिल अल्कोहल, थियोजी न्यूक्लिक एसिड और उसके साथ साथ कंपनी का जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है वो है टेक्निकल अमोनियम नाइट्रेट, उसकी भी हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो अगर हम लोग यहाँ पर देखते हैं तो कंपनी जब फॉर्म हुई थी तब कंपनी ने सिर्फ मिथेनॉल का प्रोडक्शन स्टार्ट किया था। तो अगर अभी देखा जाए तो कंपनी का जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है वो काफी डाइवर्सिफाई हो चुका है। तो यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कंपनी ने जो है पिछले 40 साल में काफी ज्यादा रिसर्च कर अपना जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो काफी ज्यादा हाई रेट से ग्रो किया है। तो अगर यहाँ पर देखा जाए तो कंपनी जब फॉर्म हुई थी तब सिर्फ मिथेनॉल बनाती थी, पर अभी भी अगर देखते हैं तो कंपनी उस सेक्टर में मार्केट लीडर नहीं है। बिकॉज इसके ऊपर और 4 कंपनीज है
जो इससे ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग करती है मिथेनॉल का, तो उसमें सबसे पहले आती है गुजरात नर्मदा वैली फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स, आसाम पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड, राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स जो कि स्टॉक मार्केट में भी लिस्टेड है, और उसके साथ साथ फोर्थ जो आती है वो है नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो कंपनी मिथेनॉल में मार्केट लीडर नहीं है, बट अगर हम लोग देखते हैं तो आइसोप्रोपिल अल्कोहल में कंपनी का इंडिया में 80% का मार्केट शेयर है। तो इससे एक बात पता चलती है, आइसोप्रोपिल अल्कोहल का जो प्रोडक्शन होता है सबसे ज्यादा इंडिया में यही कंपनी करती है। तो यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कंपनी जो है यहाँ पर मोनोपोली क्रिएट करती है इस बिजनेस में। और उसके साथ साथ मैंने जैसे कहा था, कंपनी का जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है वो है टेक्निकल अमोनियम नाइट्रेट। तो टेक्निकल अमोनियम नाइट्रेट जो है वो एक एक्सप्लोजिव मटेरियल है, तो उसका मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में काफी सारे कंपनीज को नहीं मिलता है। और 2014 के पहले टेक्निकल अमोनियम नाइट्रेट का इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग भी नहीं होता था। तब इंडिया जो है रशिया एंड यूक्रेन से उसको लूज फॉर्म में इंपोर्ट करता था। बट अभी अगर देखा जाए तो दीपक फर्टिलाइजर्स एंड पेट्रोकेमिकल लिमिटेड ने इसका प्रोडक्शन स्टार्ट किया है, और इसका प्रोडक्शन करने के लिए गवर्नमेंट के काफी स्ट्रिक्ट रूल्स है जो कि ये कंपनी फॉलो कर ही इसको मैन्युफैक्चरिंग करती है। ये कंपनी का काफी इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट इसीलिए है बिकॉज इसका जो प्रोडक्शन है काफी कम कंपनीज करती है, और इसका जो ट्रांसपोर्टेशन है वो काफी हार्ड होता है बिकॉज ये जो TAN है ये नक्सलीज काफी ज्यादा यूज करते हैं एज एक्सप्लोजिव बनाने के लिए। तो ये रीजन है इसका जो ट्रांसपोर्टेशन होता है उस पर इस कंपनी को काफी ज्यादा खर्च करना पड़ता है। तो दोस्तों इसके ट्रांसपोर्टेशन के लिए कंपनी ने यहाँ पर GPS बेस्ड कंटेनर्स खुद के बनाए हैं, जिसका कंपनी कंटिन्यूसली सर्वेलेंस करती है ताकि उस पर जाए कोई अटैक ना हो। तो दोस्तों अगर देखा जाए तो इस तरीके के जो प्रोडक्ट्स होते हैं इसको गवर्नमेंट परमिशन भी नहीं देती है काफी सारे कंपनीज को बनाने के लिए। तो इस तरीके के प्रोडक्ट्स का कंपनी को काफी ज्यादा फायदा हो रहा है, और कंपनी इसका फायदा आने वाले समय में भी लेगी। तो दोस्तों आप लोगों को लग रहा होगा कि ये एक्सप्लोजिव मटेरियल है तो इसका कंपनी क्यों प्रोडक्शन करती है। तो अगर हम लोग देखते हैं तो काफी सारे केमिकल इंडस्ट्रीज में और एग्रीकल्चर में इसका यूज होता है, और उसके साथ साथ माइनिंग और उसके साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्रीज में भी काफी जगह पर इस प्रोडक्ट का यूज होता है। यही रीजन है कंपनी को इसका मैन्युफैक्चरिंग करना पड़ता है, और इस तरीके के प्रोडक्ट्स में कंपनी को काफी अच्छा प्रॉफिट मार्जिन भी होता है, तो कंपनी को उसका भी फायदा होता है। तो दोस्तों ये तो वे कंपनी के प्रोडक्ट्स। आने वाले सेक्शन में हम लोग प्रमोटर्स की बात करते हैं, और प्रमोटर की इस कंपनी में कितनी होल्डिंग है उसकी भी बात करते हैं। दोस्तों अगर कंपनी के प्रमोटर्स की बात करते हैं तो कंपनी फॉर्म की थी चिमनलाल मेहता जी ने, और उसके बाद उनके जो सन है शैलेश चिमनलाल मेहता, ये भी इस कंपनी में अभी काम करते हैं। तो दोस्तों अगर हम लोग इस कंपनी के प्रमोटर्स की बात करते हैं तो कंपनी के जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रमोटर है वो है नोवा सिंथेटिक लिमिटेड, और इस नोवा सिंथेटिक लिमिटेड के अंदर सारे कंपनी के जो प्रमोटर्स है उनकी होल्डिंग है, और जो कि 42.46% की है। और जो सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट प्रमोटर इस कंपनी के वो है रोबस्ट मार्केटिंग सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, और ये एक प्राइवेट एंटिटी है जो कि इस कंपनी में 10% के आसपास शेयर्स होल्ड करते हैं। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो नोवा सिंथेटिक लिमिटेड और रोबस्ट मार्केटिंग सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड इनके पास मिलाकर कंपनी की 52% की होल्डिंग है, और उसके साथ साथ चिमनलाल मेहता जो है उनकी होल्डिंग यहाँ पर कम हो चुकी है और वो घटकर 0.86% है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो कंपनी के जो सारे प्रमोटर्स है उनकी मिलाकर इस कंपनी में 55.89% की होल्डिंग है। तो हम लोग कह सकते हैं प्रमोटर होल्डिंग जो है वो काफी अच्छी है, और इस कंपनी के जो प्रमोटर्स है उनका इस कंपनी पर काफी अच्छा विश्वास भी यहाँ पर देखने को मिलता है। तो दोस्तों प्रमोटर होल्डिंग देखने का इंपॉर्टेंस एक होता है कि अगर कंपनी के प्रमोटर्स होल्डिंग बढ़ा रहे तो इससे एक बात पता चलती है कंपनी आने वाले समय में काफी अच्छा परफॉर्म कर सकती है। और इस कंपनी का अगर प्रीवियस रिकॉर्ड देखते हैं 2018 से कंपनी की जो शेयर होल्डिंग है वो कंसिस्टेंटली बढ़ रही है, बिकॉज अगर 2018 में देखते हैं तो कंपनी के प्रमोटर के पास 51.20% शेयर्स थे, और जो कि 2021 में बढ़कर 55.89% हो चुके हैं। तो इसका एक मतलब है आने वाले समय में ये कंपनी काफी अच्छा परफॉर्म कर सकती है। तो आने वाले सेक्शन में हम लोग बात करते हैं कंपनी पर जो रिस्क है उसके बारे में। तो दोस्तों अभी तक तो हम लोगों ने कंपनी के सारे पॉजिटिव वर्ड्स देख लिए, पर अगर हम लोग किसी भी कंपनी का एनालिसिस कर रहे हैं तो हम लोगों को कंपनी पर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रिस्क है उसकी भी बात करनी काफी इंपॉर्टेंट होती है। तो इस सेक्शन में हम लोग कंपनी के रिस्क के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहला जो रिस्क आता है वो है कोरोना का। दोस्तों हम लोगों को पता है जब से कोविड की सिचुएशन आई है कंपनी पर काफी ज्यादा उसका इम्पैक्ट हुआ है, और कंपनी के जो फाइनेंशियल्स होते हैं और उसके साथ साथ कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी होती है उस पर काफी ज्यादा इम्पैक्ट हुआ है। तो हो सकता है आने वाले समय में दीपक फर्टिलाइजर्स एंड पेट्रोकेमिकल लिमिटेड पर भी उसका इम्पैक्ट हो सकता है। और उसके बाद सेकंड जो रिस्क आती है तो इस कंपनी का जो रॉ मटेरियल्स होता है वो काफी कम सप्लायर्स इस कंपनी को प्रोवाइड करते हैं। तो अगर किसी भी सप्लायर ने इस कंपनी को रॉ मटेरियल देना बंद किया तो इस कंपनी के बिजनेस पर उसका काफी खराब इम्पैक्ट हो सकता है। और जो थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट रिस्क है, इस कंपनी के जो प्रोडक्ट्स है वो एग्रीकल्चर सेक्टर में सबसे ज्यादा यूज होते हैं, और एग्रीकल्चर सेक्टर में फर्टिलाइजर्स तभी यूज होते हैं जब मानसून काफी अच्छा रहता है। तो इसका मतलब है इस कंपनी का जो बिजनेस है वो यहाँ पर मानसून पर डिपेंड है, और मानसून जो है उसका कोई प्रेडिक्शन नहीं होता है, तो वो कभी अच्छा भी होता है और कभी वो खराब भी होता है। तो अगर मानसून खराब होता है तो इस कंपनी पर उसका इम्पैक्ट हो सकता है। तो दोस्तों ये तो वे कंपनी के रिस्क। अगर आप लोग इस कंपनी में निवेश करना चाहते हो तो आप लोगों को इस कंपनी पर जो रिस्क है जो मैंने अभी आप पर डिस्कस किए वो पता होना काफी इंपॉर्टेंट होता है। तो दोस्तों आने वाले सेक्शन में हम लोग कंपनी के वैल्यूएशंस देखते हैं, और वहां पर हम लोगों को पता चलेगा कि कंपनी के वैल्यूएशंस किस तरीके के हैं। तो अगर दीपक फर्टिलाइजर्स एंड पेट्रोकेमिकल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करते हैं
तो वो है 4558 करोड़ का। तो यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कंपनी जो है एक स्मॉल कैप कंपनी है और इसका जो स्टॉक मार्केट में रैंक आता है वो है 486 का। और इस कंपनी का जो प्राइस टू अर्निंग है वो 11.39 का है। और अगर हम लोग इस प्राइस टू अर्निंग को इसके सेक्टर के प्राइस अर्निंग से कंपेयर करते हैं तो सेक्टर का प्राइस टू अर्निंग है 23.68 का, और उसके अगेंस्ट में इस कंपनी का जो प्राइस टू अर्निंग है वो आधे से भी कम हम लोग कह सकते हैं। और इसकी जो डिविडेंड यील्ड निकल कर आती है वो है 1.51%। तो इसका मतलब है कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को काफी अच्छा डिविडेंड भी प्रोवाइड करती है। और इस कंपनी का जो प्राइस टू बुक रेशियो है वो है 2.05 का, बिकॉज इस कंपनी की जो बुक वैल्यू है वो है 250 की और स्टॉक जो है यहाँ पर 422 रुपीज पर ट्रेड कर रहा है। और अगर हम लोग कंपनी की ग्रोथ पता करनी हो तो कंपनी का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड एंड रिटर्न ऑन इक्विटी देखना काफी इंपॉर्टेंट होता है। तो इस कंपनी का जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है वो है 15.2% का और रिटर्न ऑन इक्विटी जो है वो यहाँ पर 16.6% का है। तो इससे एक बात पता चलती है कंपनी की जो ग्रोथ है काफी हाई रेट से नहीं हो रही है, बिकॉज अगर हम लोग किसी भी कंपनी में निवेश करना चाहते हैं तो हम लोग सबसे पहले क्राइटेरिया रखते हैं कंपनी का जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड एंड रिटर्न ऑन इक्विटी है वो यहाँ पर 20% से ऊपर रहना चाहिए, जो कि इस कंपनी का हम लोगों को कम देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर कंपनी का एक जो पॉइंट है यहाँ पर कम हो जाता है। तो कंपनी का प्राइस टू अर्निंग, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड एंड रिटर्न ऑन इक्विटी देखने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट चेक करना। तो अगर हम लोग पिछले 10 साल का कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट चेक करते हैं तो अगर हम लोग 2010 में कंपनी के टोटल सेल्स देखते हैं वो यहाँ पर 1328 करोड़ थे, जो कि कंसिस्टेंटली बढ़ते हुए 2021 में 5808 करोड़ हो चुके। तो इसका मतलब है कंपनी ने जो पिछले 10 साल में ग्रोथ की है वो काफी अच्छी है, बिकॉज कंपनी के जो टोटल सेल्स 1328 करोड़ थे, जो कि ऑलमोस्ट 4 to 5 टाइम्स बढ़कर 5808 करोड़ पिछले 10 साल में हुए हैं। और उसके बाद अगर देखा जाए तो कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो 2010 में सिर्फ 281 करोड़ का था, जो कि 2021 में बढ़कर 955 करोड़ हो चुका है। तो इसका मतलब है ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी काफी अच्छी ग्रोथ हुई है। पर अगर देखा जाए तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो है वो कंपनी के कंसिस्टेंटली कम हो रहे हैं, बिकॉज अगर हम लोग 2015, 16, 17, 18 में देखते हैं तो कंपनी के जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन थे वो सिर्फ 8, 9, 10% के आसपास थे, जिसमें पिछले 2 साल में थोड़ी ग्रोथ हुई है और 2021 में ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो यहाँ पर 16% का हुआ है। बट 2010 में जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन था वो 21% का था। तो उसके कंपैरिजन में कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है उसमें आज भी काफी ज्यादा ग्रोथ नहीं हुई है। और अर्निंग्स पर शेयर अगर देखा जाए तो 2010 में कंपनी का अर्निंग्स पर शेयर था 16 रुपीज का, जो कि 2021 में 38 का हुआ है। बट अगर हम लोग 2015, 16, 17, 18 में देखते हैं तो तब जो अर्निंग्स पर शेयर था वो काफी कम हो चुका था। तो इसका मतलब है इसका जो परफॉर्मेंस है वो फ्लक्चुएटिंग रहता है, कंसिस्टेंटली कंपनी यहाँ पर परफॉर्म नहीं करती है। जब एग्रीकल्चर सेक्टर काफी अच्छा चलता है तभी इस कंपनी को उसका फायदा होता है, और जब कोई एग्रीकल्चर सेक्टर में ड्रॉ डाउन आता है तब इस कंपनी को उसका काफी ज्यादा नुकसान भी होता है। और दोस्तों अगर आप लोग इस कंपनी में लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करना चाहते हो तो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो होती है बैलेंस शीट, जो कि हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। तो अगर हम लोग 2010 में कंपनी के टोटल रिजर्व्स देखते हैं वो थे 836 करोड़ के, जो कि बढ़कर 2021 में 2600 करोड़ हो चुके हैं। पर इसके साथ अगर हम लोग कंपनी की बोरोइंग्स देखते हैं तो वो 2010 में सिर्फ 731 करोड़ थी, जो कि कंसिस्टेंटली बढ़ रही है और जो कि बढ़कर 2020 में 3015 करोड़ यहाँ पर हो चुकी थी। बट 2021 में कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा रहा था और उसके बाद कंपनी ने अपनी बोरोइंग्स जो है वो यहाँ पर थोड़ी कम की है, जो कि घटकर 2376 करोड़ हो चुकी है। और उसके साथ साथ लायबिलिटी साइड में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो होती है फिक्स्ड असेट। तो अगर हम लोग इस कंपनी के फिक्स्ड असेट देखते हैं तो 2010 में 809 करोड़ थे, जो कि बढ़ते हुए 2021 में 2627 करोड़ हो चुके हैं। पर इसमें भी अगर हम लोग परफॉर्मेंस देखते हैं तो काफी अच्छा परफॉर्मेंस नहीं रहा है। तो बैलेंस शीट से अगर हम लोग देखते हैं तो कंपनी का जो परफॉर्मेंस है काफी अट्रैक्टिव नहीं लग रहा है। तो यही रीजन है ये कंपनी अभी भी स्मॉल कैप कैटेगरी में है, बिकॉज जिस कंपनी की जो लिस्टिंग है वो 40 साल पहले हुई थी और तब से ये कंपनी अभी भी स्मॉल कैप कैटेगरी में ही आती है। तो इसका मतलब है कंपनी की जो ग्रोथ है वो काफी अट्रैक्टिव नहीं है, पर कंपनी जो है यहाँ पर एटलीस्ट ग्रो कर रही है, कंपनी का परफॉर्मेंस खराब नहीं हो रहा है। बिकॉज स्मॉल कैप कंपनी जो होती है उसमें काफी ज्यादा डिक्लाइन भी कई समय आ जाता है, बट कोरोना के सिचुएशन में भी इस कंपनी का जो परफॉर्मेंस है काफी खराब नहीं हुआ है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोगों ने कंपनी के बारे में कंप्लीट एनालिसिस आपके सामने पोस्ट किया है। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो आप लोग वीडियो को लाइक कर सकते हो, और इसी तरीके के एनालिसिस वीडियो फ्यूचर में देखने के लिए आप लोग मार्केट फॉलो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। सो थैंक यू एंड जय हिंद।